Hello everyone, in this video we are going to see important news snippets from The Hindu dated 12th of June 2026. Starting with first article, we can relate it with GS1 or GS2 under vulnerable sections or society and women. The context was, in 2001, a lady named Reshma, उनकी डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट में। अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट में कंपनसेशन प्रोवाइड की जाती है, लेकिन उनकी फैमिली डिससेटिस्फाइड रहती है कंपनसेशन अमाउंट से। उस पर ऑब्जर्वेशन की है सुप्रीम कोर्ट ने दैट एक विमेन के ना होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। विमेन जो है दैट इज़ होम मेकर्स जो हैं वो नेशन बिल्ड करने में हेल्प करती है और उनको एटलीस्ट 30,000 पर मंथ कंपनसेशन प्रोवाइड की ही जानी चाहिए। इसको हम रिलेट करेंगे जेंडर जस्टिस से। हाउ वी कैन सी अ चेंज इन नरेटिव फ्रॉम होम मेकर टू नेशन बिल्डर, affirming women's role in human resource development. Next article is from GS1 Society, GS2 Polity. सोशोलॉजी से भी रिलेट कर सकते हैं, सबसेक्शन स्लम्स से रिलेट करेंगे। न्यूज़ वॉज पीएम हाउस के पास जितने भी स्लम्स हैं उनकी रीलोकेशन होगी। हाई कोर्ट ने बोले जितने चिल्ड्रन वहाँ से निकलेंगे उनको स्कूल एडमिशन्स कराएं गवर्नमेंट स्कूल्स में। हम इस वाले केस को यूज़ कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। हमें यहाँ पे पता होना चाहिए ओल्गा तेलिस केस 1985 राइट टू लाइवलीहुड अपहेल्ड किया था। देन चमेली सिंह केस 1996 राइट टू शेल्टर अपहेल्ड किया था अंडर आर्टिकल 21। नेक्स्ट आर्टिकल हम GS2 से लेंगे, गवर्नेंस से रिलेट करेंगे। RK गाबा कमेटी वॉज फॉर्म्ड टू इन्वेस्टिगेट द कोचिंग ड्राउनिंग केस। उनकी अब रिकमेंडेशंस आ गई हैं, दोबारा से एक कमेटी फॉर्म होने जा रही है जिसके साथ कोचिंग्स के ऊपर थोड़ी सी रेगुलेशंस बढ़ सकती हैं। बस न्यूज़ इतनी है, हम इसको याद कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नेंस में, और वी कैन ऑल्सो रिलेटेड विथ एथिक्स। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ फ्रॉम GS2, NGO से रिलेट करेंगे। फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल 2026 के बारे में। एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क हमें पता है, रिसेंटली 2020 में अमेंडमेंट हुई थी जिसमें उन्होंने बोला कि जो मेन ब्रांच दिल्ली में जो ब्रांच है सारे NGOs को वहाँ जाकर एक अपना बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा फंड्स रिसीव करने के लिए फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। सेकेंडली उन्होंने बोला था जितने भी फंड्स बाहर से आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए आप सिर्फ और सिर्फ 20% फंड्स को यूज़ कर सकते हैं, आप और ज़्यादा NGOs को बांट नहीं सकते पैसे। देन उन्होंने NGO रजिस्ट्रेशंस के ऊपर भी सस्पेंशन लगाई थी। इसी को फर्दर इंक्रीज करते हुए दोबारा से एक 2026 में बिल इंट्रोड्यूस हुआ जिसके हम प्रोविजंस देखते हैं। इसके अंदर 4 प्रोविजंस आते हैं। सबसे पहला प्रोविजन सेक्शन 14B, आपकी रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो सकती है अगर गवर्नमेंट रीन्यू नहीं करती, अगर NGO रीन्यू नहीं करवा पाता, अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी रहती है। मतलब कि इवन इफ ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं तब भी आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ कैंसिल हो जाती है तो गवर्नमेंट आपके एसेट्स को कंट्रोल कर सकती है अंडर सेक्शन 16A। वो सेल कर सकती है, मैनेज कर सकती है। अगर वो सेल कर देती है तो प्रोसीड्स कहाँ जाएंगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ये सारी चीज़ें देखने के लिए गवर्नमेंट एक बॉडी बना सकती है, फाइनेंसेस को ओवरसी कर सकती है, आपके एसेट्स को मैनेज कर सकती है, और किस नाम पे कर सकती है? पब्लिक इंटरेस्ट के नाम से। अगर ऐसा कुछ होता है, सस्पेंशंस होती है, तब उस रिस्ट्रिक्शंस के दौरान आपको अप्रूवल चाहिए होगा टू मैनेज योर ओन एसेट्स। अपनी रूटीन फंक्शनिंग में आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। इश्यूज़ क्या आएंगे? इश्यूज़ आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, आर्टिकल 14 हैम्पर होगा, आर्टिकल 19(1)(c) यूनियन फॉर्मेशंस, आर्टिकल 25 रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की मैनेजमेंट हैम्पर हो सकती है, माइनॉरिटीज़ की मैनेजमेंट हैम्पर हो सकती है, एंड राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A। अगर NGO बंद हो जाएंगे तो वेलफेयर डिलीवरी डिस्ट्रप्शंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम GS2 से रिलेट करेंगे, लेबर लॉस से रिलेट कर सकते हैं, लेबर वेलफेयर से रिलेट कर सकते हैं, वल्नरेबल सेक्शन से रिलेट कर सकते हैं। हमारे पास 4 लेबर लॉज हैं जो ऑपरेशनलाइज हो गए हैं। कौन से हैं?
कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। कोड तो जो हम पढ़ेंगे अपने स्टैटिक में, लेकिन कुछ इश्यूज हैं जो हम आज पढ़ेंगे, जो एडिटोरियल में इश्यूज डिस्कस हुए हैं। सबसे पहला इशू है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट टर्म मेंशन्ड है, लेकिन वहाँ ये मेंशन नहीं है कि हम फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे किसको। मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट लेंथ नहीं पता हमें। इसके लिए क्या होगा, बार बार रीन्यू करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट को। अगर आप 2 साल के लिए हायर हुए हैं, फिर 2 साल के लिए दोबारा करेंगे, फिर 2 साल के लिए दोबारा करेंगे। इससे प्रॉब्लम क्या आती है, जॉब इनसिक्योरिटी की, बैक टू बैक शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की। इसका सॉल्यूशन भी आर्टिकल में गिवन था कि मिनिमम टेन्योर होना चाहिए 1 साल का, और रीन्यूअल्स बार बार नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम आती है एम्बिग्यूटीज ऑन वेजेस। हमने बोला है कि फ्लोर वेजेस प्रोवाइड की जाएगी। अब वो फ्लोर वेजेस मिनिमम वेजेस एक्ट के साथ कोरिलेट करती हैं कि नहीं, ये नहीं पता। कोई क्लियर क्राइटेरिया नहीं है कि स्टेट कैसे मिनिमम फ्लोर वेज को रखेगी। जेंडर बायस है, यूनिट्स अभी भी विमेन के कम हैं जिनके अकॉर्डिंग उनको पे किया जाएगा। आवर्स के अकॉर्डिंग हम पे कर रहे हैं एक फुल टर्म एम्प्लॉय को, 8 आवर्स वो वर्क कर रहा है तो हम पर आवर की पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये फेयर नहीं होगा जो पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं, जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए, तो उनको इग्नोर किया गया। थर्ड प्रॉब्लम आती है गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स की। सबसे मेजर डिस्प्यूट है सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड। उनकी इंश्योरेंस, उनकी सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स अच्छे से डिफाइंड नहीं है, अनक्लियर है। उनको गिग वर्कर्स को डिफाइन किया गया है सेल्फ एम्प्लॉयड, तो फिर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आएगी। प्रॉब्लम हमारे पास ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन की आती है। हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें 30% मेंबरशिप चाहिए। इससे जो स्मॉलर यूनियंस होंगी उनको एक्सक्लूड किया गया, कि बार्गेनिंग पावर को वीक कर दिया गया। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वेलफेयर मेजर्स। ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक सेफगार्ड्स मिसिंग है। कल हमने आर्टिकल एक डिस्कस किया था इंडस्ट्रियल मिसहैपनिंग्स में, वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम थी कि ऑक्यूपेशनल सेफगार्ड्स नहीं है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वेलफेयर कोड जो है वो वर्क नहीं कर रहा अच्छे से। लास्ट प्रॉब्लम आती है कॉन्ट्रैक्ट लेबर कंसर्न्स। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब आप इनफॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हो, ताकि आप हायर एंड फायर कर सको। नेक्स्ट आर्टिकल GS2 से लेंगे, हेल्थ सेक्शन से रिलेट करेंगे निपाह आउटब्रेक के बारे में। कंटेक्स्ट है रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स डिप्लॉय की गई हैं केरला में। निपाह आउटब्रेक क्या है, नेचुरली कहाँ पाया जाता है, लार्ज फ्रूट बैट्स। लार्ज फ्रूट बैट्स जूनोटिक डिसऑर्डर है, एनिमल्स से ह्यूमंस में जाएगा। कैसे जाएगा, इन्फेक्टेड बैट्स से एनिमल्स में जाएगा और एनिमल्स से ह्यूमंस में जाएगा। इससे होगा क्या, इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फर्स्ट कहाँ पाया गया, मलेशिया में पाया गया 1998 में निपाह विलेज में। जैसे इबोला हमने उस रीजन से ले लिया, रिवर इबोला से, वैसे ही निपाह विलेज में ये सबसे पहले पाया गया, इसलिए इसका नाम निपाह पड़ गया। क्या इसकी वैक्सीन है, नहीं। इसको हम अब टेस्ट कैसे कर सकते हैं, RT-PCR जो हम कोविड के लिए करते हैं, एंड इलीज़ा जो कि हम HIV के लिए करते हैं। अब इसमें हमें देखना है, इलीज़ा अलग चीज़ है, छोटा ई वाला इलीज़ा अलग है। छोटा ई वाला क्या डिटेक्ट करता है, ग्रेविटेशनल वेव्स को। आर्टिकल GS2 या 3 से रिलेट करेंगे, हेल्थ से रिलेट कर सकते हैं, साइंस एंड टेक से रिलेट कर सकते हैं। बेसिलरी डिसेंट्री शिगेला से कॉज होती है।
शिगेला क्या है? बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल डायरियल डिसीज़ है, बैक्टीरिया से डायरिया कॉज करने वाली डिसीज़। फैलती कैसे है? हमारे पेट में जाएगी, हमारे सेल्स को वीक करेगी और हमारे स्टूल को ब्लडी बनाएगी, हमारे स्टूल में ब्लड पाया जाएगा। अब ये स्प्रेड कैसे होती है? थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, फूड, इसलिए बोलते हैं बाहर का नहीं खाना चाहिए। और ट्रांसमिशन कैसे होती है? फिकल ओरल रूट से। नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम GS2, IR से रिलेट करेंगे। करंट डेवलपमेंट्स देखते हैं ईरान और इजराइल वॉर में। USA ने सीज कर लिया है खार्ग आइलैंड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है और एक डील की बात की है कि अब हम डील करना चाहते हैं ईरान के साथ। जब तक ईरान नहीं करेगा डील तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक रहेगा। लेकिन इन्हीं मिसाइल्स की एक्सचेंज में USA ने हिट कर दिया इंडियन वेसल्स को और इससे पॉलिटिकल कंसर्न्स हमारे डोमेस्टिकली बढ़ गए बिकॉज ऑपोजिशन इज डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट आर्टिकल फ्रॉम GS2 IR, इंडिया में बी ज्वाइनिंग हॉर्मोज सिक्योरिटी मिशन। किसका मिशन है ये? UK फ्रांस लेड है, USA का मिशन नहीं है, UK फ्रांस लेड है। आर्टिकल इज फ्रॉम GS2 अगेन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेट करेंगे, ट्राइब्स से रिलेट कर सकते हैं। रिसेंटली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स रेगुलेशन रूल्स 2026 लाए गए। अंडर दीज रूल्स फॉर्मल इलेक्शंस कंडक्ट करने की बात की जाती है, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी, इलेक्टोरल रोल्स बनेंगे, नॉमिनेशन फाइल्स होंगी, विड्रॉल्स हो सकती हैं, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस होंगे एंड विमेन के लिए भी कुछ सीट्स होंगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? ट्राइबल्स की खुद की गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं। जैसे निकोबार में ट्राइबल कम्युनिटी की बॉडी का नेम है विलेज कैप्टेंसी सिस्टम। खुद से वो विलेज के कैप्टन्स चूज़ करते हैं, वाइस कैप्टन्स चूज़ करते हैं, आपस में मिलकर लीडरशिप को डिसाइड करते हैं, खुद डिसीजन मेकिंग खुद से करते हैं। अगर ये आ गया तो इसमें प्रॉब्लम उनकी ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम में होगी। इश्यूज़ में एक इंटरेस्टिंग इशू है टू हेट सिस्टम। निकोबार में टू हेट सिस्टम को फॉलो किया जाता है, जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ फैमिलीज सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डिसीजंस मिलके लेती हैं। अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो उनके ट्रेडिशनल सिस्टम्स पे हैम्पर होगा, कोई कंसल्टेशन नहीं ली जा रही उनके लोकल सिस्टम से। नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम GS3, सेंटर ने लिफ्ट कर दी है एक्साइज ड्यूटी ऑन हायर एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल। ऐसा क्यों किया होगा? इसलिए किया होगा क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी कम पड़े। एक्साइज ड्यूटी क्या है? एक्साइज ड्यूटी ऐसा एक प्रोडक्शन टैक्स है, जब आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो उसके ऊपर कुछ आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। वन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स इज एक्साइज ड्यूटी। इससे हमारे कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जिन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे इकोनॉमी पे हमारे इंपोर्ट्स कम हो सकते हैं, हमारा फॉरेक्स सेव हो सकता है। एग्रीकल्चर पे अगर हम शुगर केन यूज़ कर रहे हैं तो फार्मर की इनकम बढ़ सकती है। इन्वायरमेंट बेनिफिट्स हो सकते हैं, हमारा नेट ज़ीरो गोल में हेल्प होगी। प्रोडक्शन टैक्स को हमने कम किया तो इंडस्ट्रीज़ को जो कॉस्ट लग रही है बनाने में वो कम हो जाएगी। कंज्यूमर्स के लिए भी अच्छी बात है क्योंकि ग्रेजुअली प्राइस कम हो सकता है, तो अगर प्राइस कम होगा तो वॉलेंट्री यूज़ भी बढ़ सकता है इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल का। आर्टिकल हम GS3 साइंस एंड टेक से रिलेट करेंगे। आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस, फ्रांस विल प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फॉर राफेल। अब इंडिया में राफेल बन सकती है। राफेल के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। इसके ऊपर 2 मिसाइल्स लगी हैं। स्कैल्प वेरी इंपॉर्टेंट PYQ, हैमर वेरी इंपॉर्टेंट PYQ। स्कैल्प क्या है? लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल कौन सी होती है? क्रूज मिसाइल होती है जो विद इन द एटमॉस्फेयर रहती है। और हैमर क्या है? एयर टू ग्राउंड बॉम्ब है, ऊपर से जाएगा और ग्राउंड पे बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो जाएगा। हैमर क्या करता है? हैमर से हम ठक ठक करते हैं
और जब हम बहुत ज़ोर से मारते हैं तो वो बॉम्ब जैसी आवाज़ आती है। तो उससे याद रखेंगे हैमर एक बॉम्ब है। क्या ये 5th जनरेशन है? नहीं, ये 4.5 जनरेशन है। और कंपनी कौन सी बना रही है? Dassault company of France is making Rafale, but it is 4.5 जनरेशन। स्पीड 1.8 मैक की होगी। ऑलरेडी हमने 26 राफेल मेरीन जो हमारी INS विक्रांत पे लगेगा उसको हमने फाइनलाइज कर दिया। और ये सारी डील्स किसके अंडर हो रही है? मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के अंदर। लास्ट आर्टिकल इज़ फ्रॉम GS4 से रिलेट कर सकते हैं, एसए से रिलेट कर सकते हैं, सोशियोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो मैं उससे बेटर रिलेट कर पाती हूँ। सो न्यूज़ क्या है कि साउथ कोरिया में लोनली डेथ्स हो रही हैं। उसके लिए उन्होंने AI डॉल्स केयर डिवाइसेस बनाए हैं। लोनली डेथ क्यों हो रही हैं? क्योंकि साउथ कोरिया में 50% ऑफ पॉपुलेशन इज़ अबव 50 ईयर्स ऑफ एज। AI डॉल्स ऐसी सेंसेशंस प्रोवाइड करेगी कि वो किसी ह्यूमन को टच कर रहे हैं। इसको हम रिलेट करेंगे टेलकोट पार्सन का एक कंसेप्ट है फ्रॉम ट्रेडिशनल सोसाइटी टू मॉडर्न सोसाइटी। ट्रेडिशनली एल्डरली वर द मेन पार्ट ऑफ जॉइंट फैमिलीज। हम कर्ता देखते हैं, कर्ता इन जॉइंट फैमिलीज, तो एल्डरली इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट थे। लेकिन जैसे मॉडर्न सोसाइटी आती है, मॉडर्न सोसाइटी में आता है मॉडर्न एलियनेशन। एल्डरली लिविंग अलोन इज इक्वल टू मेजर रिस्क फैक्टर। क्यों रिस्क फैक्टर? बिकॉज लोनली डेथ्स का फिनोमेना देखा जा रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।